कुंभ का जो प्राचीन नाम है वो महामोक्ष परिषद है। सूर्य का उदय नहीं हुआ है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री और कुंभ का यशस्वी निरीक्षण पर है। प्रयागराज को तीर्थराज क्यों कहा गया है, जबकि तीर्थों में तो प्रयाग शामिल नहीं है। जहां पर एक नदी में दूसरी नदी ज्वाइन करती है उसे प्रयाग कहते हैं। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में पंच प्रयाग है। यूपी के पीसीएस के बोर्ड का बड़ा लोकप्रिय प्रश्न है और अक्सर इंटरव्यू पीसीएस के लिए पूछते हैं। ये स्थान था इलावास, इला का निवास स्थान, रेजिडेंस ऑफ इला, इसलिए कहलाता था इलावास। तो आईसीएस के केवल 2 सेंटर होते हैं, एक का लंदन था सेंटर इसका और एक इलाहाबाद था। बस पूरी दुनिया में 2 सेंटर से ये आईएएस के इंटरव्यू देने लोग जाते हैं। मैं उनको भेज देता था ऐसी अखाड़ों वाली जगहों पर कि सब बहुत परेशान है, कमरा नहीं मिल रहा, कहाँ रहे, बहुत महंगा मिल रहा है। हमने कहा 40 रुपए रोज खर्च करोगे, हासिल कर लेंगे, इसमें क्या है, जाओ ये पता ये स्लिप लो, जाओ वहां ठहर जाओ। लड़की को मारो नहीं, फेंको नहीं, अगर तुम्हारे पास बोझ है तो हमें दे जाओ, हम उसे सुसंस्कृत और परिष्कृत करके आदर्श नागरिक भारत का बनाएंगे। महाकुंभ में कुंभ शब्द का सर अर्थ क्या है? कुंभ का मतलब है कलश। What is the difference in the form of ancient akhada and today's form of akhada? क्या कोई ऐसा अधिकारी मिला है जो कभी किसी अखाड़े में शामिल हुआ हो? ये तो बड़ा बढ़िया प्रश्न है कि क्या कोई ऐसा अधिकारी रहा हो जो किसी अखाड़े में शामिल हुआ हो। नहीं, मेरा तो कोई स्टूडेंट आज तक अभी नहीं मिला है। अब कहीं कहीं मिल जाए, कोई किसी कुंभ में जाए और पता लगे क्या करे हम तो आपसे पढ़े हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रखर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनमानस न्यूज का विशेष कार्यक्रम कुंभ कथा। दोस्तों, महाकुंभ केवल भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक पर्वों में से ही एक नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की विशालता का भी एक जीवंत प्रमाण है। ठीक है, इसलिए आज हम जो चर्चा करेंगे वो महाकुंभ पर करेंगे। महाकुंभ के इतिहास, परंपराओं और उसके जो गूढ़ संदेशों की बात होगी। और आज की चर्चा को दिशा देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कई किताबों के लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और कई दशकों से सिविल परीक्षाओं के प्रख्यात शिक्षक डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनमानस न्यूज में। धन्यवाद। सर, आप राम पर एक सीरीज आपकी पिछले दिनों आई और तमाम दर्शकों ने उसको चाहा, देखा, समझा। और राम पर सीरीज बनाने के बाद आप तीर्थों के राजा कहे जाने वाले प्रयागराज से अभी अभी लौटे हैं। वहां का अनुभव जो है आपका निजी, वो हम आपसे पूछें, बात करें। उससे पहले हम प्रयागराज के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो उस शहर से लगाव भावनात्मक तो है ही और व्यक्तिगत भी है, उसके ही ज्यादा, क्योंकि एक कोचिंग हब है और सिविल हब भी है, तो आपका बड़ा अनुभव रहा है प्रयागराज को लेकर के। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कुंभ प्रयागराज में ही क्यों होता है? जैसा कि आपने हमें बताया था कि कुंभ हरिद्वार में भी होता है, नासिक में भी होता है। हाँ। तो प्रयागराज की भूमिका के विषय में बताएं कि उसका ही अधिक प्रभाव क्यों और आपका क्या निजी जीवन का हिस्सा रहा है प्रयागराज। धन्यवाद प्रखर जी। जैसा मैंने बताया कि प्रखर जी जनमानस न्यूज के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सबके बीच में वो पधारे हैं और पूरा स्टूडियो उन्होंने क्रिएट किया है। कुंभ के बारे में जो मेरा टॉपिक है आज, कुंभ कथा है। एक तो आपने पूछा कि प्रयाग से मेरा रिश्ता, तो प्रयाग जो है मेरा फर्स्ट सिटी है मेरी लाइफ। मेरा पहला शहर जो मैंने देखा वो प्रयाग देखा। प्रयाग एक ऐसा स्थान है जो धार्मिक है, आध्यात्मिक है, रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, एजुकेशनल है, जस्टिस सिटी इसे कहते हैं। इसका जो टाइटल नेम है वो जस्टिस सिटी कहा जाता है। ये ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। प्रयाग का एजुकेशन को लेकर के जो रिश्ता नाता है वो बहुत ही अजीम है, बहुत ही खास है, पर्टिकुलर है। आप सोचिए कि जब आईसीएस शुरू हुआ
तो आईसीएस के केवल 2 सेंटर होते हैं। आईसीएस माने जो आईएएस का पुराना फॉर्म है। एक का लंदन था सेंटर इसका और एक इलाहाबाद था। बस पूरी दुनिया में 2 सेंटर्स थे। परीक्षा भी होती थी आईएएस की और वहां पर ट्रेनिंग भी होती थी। जो वर्तमान लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग है वो ओटीएस कहलाती थी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहलाता था, स्कूल कहलाता था, और वहीं पर ट्रेनिंग दी जाती थी। तो इलाहाबाद मेरे लिए बड़ा हॉल्ट करने वाला शहर है। मुझे बहुत हॉल्ट करता है, मुझे बहुत आकर्षण है उसका। एक एक गली कूचे से वाकिफ हूं। अब बात जो आती है कि प्रयाग में ही महाकुंभ क्यों होता है। देखिए, इतना सब कुछ आप लोग जान चुके हैं कि मैं पूरी कहानी नरेट नहीं कर रहा हूं कि कैसे जयंत या गरुड़ नेक्टर पॉट लेकर के भागे और दैत्यों ने उनका पीछा किया और 12 दिन तक ये पीछा चलता रहा, इसीलिए 12 वर्ष हो गए, क्योंकि देवताओं का जो एक दिन है वो पृथ्वी के 1 वर्ष और एक वर्ष के बराबर होता है, इसलिए 12 वर्ष का टेन्योर होता है, उसी के मल्टीपल्स में कुंभ होते हैं। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, इतना मीडिया ने दिया है। अब बात ये आती है कि वो जो नेक्टर पॉट था, अमृत कलश था, उसकी जो ड्रॉप्स थी, बूंदें थी, वो छलकी गिरी, और वो ड्रॉप्स नासिक में गिरी जो गोदावरी के किनारे है, वो ड्रॉप्स जो है उज्जैन में गिरी जो क्षिप्रा नदी के किनारे पर है, वो हरिद्वार में गिरी जो गंगा के किनारे है, और वो प्रयाग में भी गिरी। इस तरह से ये चारों प्लेसेस बड़े इक्वलाइज हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। अब बात यह आती है कि कुंभ महाकुंभ प्रयाग में क्यों हो रहा है और कहीं क्यों नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि जो प्रयाग प्लेस है वो स्पेसिफिक है बाकी के 3 प्लेसेस। आप देखिए, इसका नाम है प्रयाग। प्र माने विशेष, स्पेसिफिक। मेरा नाम भी प्रदीप है, विशेष प्रकार का दीपक। अब पता नहीं है कि नहीं। तो प्र माने होता है विशेष। याग, याग माने यज्ञ, फायर करंट। जब सृष्टि का निर्माण होना था तो उस निर्माण से पहले, जस्ट बिफोर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मा जी ने एक लंबी तपस्या यहां पर की प्रयाग, और उस तपस्या के बाद में एक यज्ञ किया, एक फायर करंट किया। सृष्टि के उदय से पहले एक यज्ञ ब्रह्मा जी करते हैं प्रयाग में, और आफ्टर कंप्लीशन दूसरा करते हैं ब्रह्मावर्त यानी बिठूर यानी कानपुर। तो इसलिए बिठूर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो विशेष प्रकार का यज्ञ करने के कारण इस स्थान का नाम पड़ा प्रयाग। तो एक तो महत्वपूर्ण कारण इसका यह है कि ये प्रयाग है। दूसरा क्या है कि प्रयाग जो है त्रिवेणी का संगम है, 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। गंगा तो आप जानते ही हैं 5 राज्यों में होकर के बहती है और अंततः गंगा सागर में जाकर के पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में मर हो जाती है। गंगा शुरू होती है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश में आती है, बिहार झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचती है। इसीलिए जो गंगा एक्शन प्लान है उसमें 5 राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य हैं और प्रधानमंत्री महोदय उसके अध्यक्ष हैं, और उसकी एक बैठक 2019 में कानपुर में हो चुकी। तो ये गंगा है, और गंगा के साथ में मिलती है यमुना प्रयाग। यमुना की विशेष बात है कि यमुना अपने साथ बहुत सारी नदियों को बहा करके लेके आती है। यमुना अकेली नहीं, उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है, जो स्थान है जगमोहनपुर और जालौन डिस्ट्रिक्ट है, वहां 4 नदियां आकर के मिल जाती है यमुना। कुआरी मिलती है, चंबल मिलती है, पाहुज मिलती है, सिंध मिलती है, और इस प्रकार से 4 नदियों का जल लेकर के गंगा आगे बढ़ती है, तो यमुना आगे बढ़ती है। ये बहुत बड़ी नदी हो जाती है, प्रयाग में आकर के मिलती है। अब बात आती है सरस्वती की। सरस्वती को लेकर के आप साइंटिफिक दृष्टिकोण दीजिए। सरस्वती के लिए पहला दृष्टिकोण यह था साइंटिफिक, कि सरस्वती नदी खत्म हुई और वो यमुना नदी में मिल गई। सरस्वती नदी का जो ऑरिजिन है वो आदि बद्री हरियाणा है, वहां से निकलती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का एक कॉन्सेप्ट और भी मिलता है कि जो हम वैदिक काल में ऋग्वेद में, तमाम और वेदों में जो पढ़ते हैं, और एक जो सबसे
महत्वपूर्ण पदार्थ था जिसको पिया करते थे लोग, देवता लोग। कौन सा पदार्थ? सोमरस। तो सोमरस जो बन रहा है, वो जो सोम का पौधा है, एक प्लांट है सोम का, और उस प्लांट को प्रोसेस करते, रिफाइन करते थे सरस्वती नदी के पानी। और ये रिफाइनिंग बहुत लंबी होती थी, बहुत टाइम टेकिंग, और उसमें पानी का वेस्टेज बहुत था। इसके बाद वो सोमरस तैयार होता था। उसमें सरस्वती नदी जो है वो काफी कुछ खत्म हो गई, और जो पानी बचा वो यमुना में गिर गया। तो पहली साइंटिफिक फॉर्म ये है। तो यमुना के माध्यम से ही सरस्वती लागत पहुंचेगी। फिर दूसरा ये है कि सरस्वती नदी जो है वो इनलैंड ड्रेनेज में कन्वर्ट हो जाती है। आईआईटी कानपुर के डॉक्टर सिन्हा, प्रोफेसर सिन्हा साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2013 में 12 में एक कॉन्सेप्ट दिया था कि सरस्वती नदी इनलैंड ड्रेनेज के रूप में, इनलैंड ड्रेनेज का मतलब अंतर प्रवाही नदी के रूप में जा रही है अरावली सी। और उसके लिए उन्होंने पिट्स खोदे थे राजस्थान में कई जगहों पर, और वहां से उसके सैंपल्स निकाले, और ये कहा था कि इनलैंड ड्रेनेज के रूप में अभी भी चल रही है, ये खत्म नहीं हुई है, अंतर प्रवाही है, जमीन के ऊपर नहीं। लेकिन इस बात को कंट्रोडिक्ट किया गया है। एक नया कॉन्सेप्ट आया 2019 में। ये कॉन्सेप्ट जो आया वो हरियाणा से ही आया और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आया, और उसमें ये माना गया है कि सरस्वती नदी का एक पैलियो चैनल, सरस्वती नदी पूरी अरब सागर में ही जा रही है इनलैंड ड्रेनेज के फॉर्म में, लेकिन एक पैलियो चैनल यानी एक पुरानी धारा प्रयाग तक पहुंच रही है, और जिस स्थान पर ये गंगा यमुना मिल रही है वही अंडरग्राउंड वाटर के रूप में वो भी शामिल हो रही है। तो सरस्वती नदी का कॉन्सेप्ट मैथोलॉजिकल नहीं है, दैट इज नॉट मैथोलॉजिकल, ये पौराणिक नहीं है, ये आस्था का प्रश्न नहीं है, ये विश्वास का प्रश्न नहीं है, ये साइंटिफिक वैज्ञानिक आधार पर सरस्वती नदी का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ सरस्वती नदी प्रयाग में है। आप जब लिखेंगे कहीं बताएंगे तो इसी तरह से बताएंगे, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ द सिविल सर्वेंट, और आपको नेचुरल कल्चराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करने की भी जरूरत है। तो सरस्वती नदी एक मिथ नहीं है, सरस्वती नदी एक यथार्थ है। वो यथार्थ हम सीधे नहीं देख पाते हैं, लेकिन है। तो प्रयाग की दूसरी विशेषता ये हो गई कि सरस्वती भी है, वहां गंगा भी है, यमुना भी है। दूसरी बात क्या है कि यहां पर जो प्रयाग है, यहां पर एक का फ्लड प्लेन है पूरा, यानी जो गंगा का कछार कहा जाता है। आप सोचिए वर्तमान जो महाकुंभ 2025 है, ये 40 हेक्टेयर्स में ऑर्गेनाइज किया गया। पिछला जो कुंभ था 2019 का, वो 32 हेक्टेयर्स में था, 32 हेक्टेयर्स, और अब आकर के 40 हेक्टेयर्स। इतनी लैंड भी कहां है? न तो क्षिप्रा के किनारे है, न गोदावरी के किनारे है, और न हरिद्वार में गंगा के किनारे है। इतनी लैंड की अवेलेबिलिटी केवल और केवल प्रयाग में है। इसलिए ये पॉसिबल है कि इतनी बड़ी मात्रा में ये आध्यात्मिक संगमन यहां पर हो सकता है, और ये यहां पर होता है। तो प्रयाग की ये विशेषताएं हैं, और इस कारण से महाकुंभ का आयोजन प्रयाग में ही होता है और किसी स्थान पर नहीं होता है। ये एक चीज मैंने कंप्लीट की, इस पर कोई प्रश्न हो? लैंड की अवेलेबिलिटी की जो बात आपने कही जी, इसके अतिरिक्त जो आपने बताया हम सबको कि यमुना के माध्यम से ही सरस्वती प्रयागराज पहुंची जी। इसमें मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक आपने क्योंकि जिक्र भी आया सरस्वती कूप, हाँ, क्योंकि बात चल रही है, जिक्र चल रहा है और प्रयागराज में ही है और सरस्वती नदी की बात चल रही है, तो सरस्वती कूप के विषय में भी बता दें। और दूसरा जो मेरी जानकारी थी कि जब हम लोग बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो चाइना बॉर्डर के पास एक माणा गांव, हाँ, आखिरी गांव, हाँ। तो वहां पर भी कुछ लोग बताते हैं कि सरस्वती नदी यहां तक दिखती है अभी भी। तो इन दो पक्षों के बारे में बताएं। फर्स्ट थिंग जो आपने कहा कि सरस्वती कूप, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जो फोर्ट है, किला है, जिसे अकबर ने बिल्ड किया था, बनवाया था, उसी के अंदर सरस्वती कूप है, जिसके दर्शन के लिए लोग जाते हैं।
और अब ओपन कर दिया है भारत सरकार ने सेना से बात करके, पहले ही सेना के अधिकार में था, आप आराम से वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ये जो सरस्वती कूप है, इसका वैज्ञानिक आधार अभी सामने नहीं आया है। ये इनलैंड वाटर का एक रिसोर्स है और हम ये मानते हैं कि इसमें सरस्वती का जल आ रहा है और ये आस्था का प्रश्न है। इसका वैज्ञानिक परीक्षण या इस प्रकार की कोई रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, शायद इस पर भी काम नहीं हुआ है और उसको पवित्र जल के रूप में यात्री लोग ले जाते हैं। इसके अलावा जो बद्रीनाथ के पास माणा गांव है और जहां से सरस्वती नदी की बात होती है, सरस्वती को हमें आस्था के रूप में भी लिया है। सरस्वती वो देवी है, वो नदी है जो हमें हमसे मिला है, तो वो भी एक हमारा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। वैज्ञानिक आधार पर बद्रीनाथ के पास सरस्वती नदी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं मिला है, किसी भी रिसर्च में नहीं आया है। ये हमारी एक आस्था है, तो मान्यता है। सर, सरस्वती नदी की बात हुई और हम लोग सरस्वती के ही प्रांगण में हैं इस समय, क्योंकि आपने अपने उद्बोधन में कई बार इलाहाबाद भी कहा प्रयागराज को, और प्रयागराज इलाहाबाद है दोनों एक ही, लेकिन नाम का एक विवाद भी रहा पिछले दिनों, क्योंकि आप तो पुराने समय से वो इलाहाबाद था, तो ये आपने बताया कि पहला शहर था। आप नामों में किस तरह का फर्क देखते हैं, क्या ज्यादा पसंद करते हैं, कोई टिप्पणी? देखिए, जो इलाहाबाद नाम है इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग फॉर्म। इलाहाबाद के लिए जो नॉर्मल मान्यता है, आप इंटरनेट पर खोजेंगे तो आपको यही मिलेगा कि ये प्रयाग इसका नाम था। अकबर ने जब बिहार और ईस्टर्न यूपी के अफगानों को कंट्रोल करने के लिए एक फोर्ट बनवाया यहां पर 16वीं सेंचुरी में, तो इसका नाम कर दिया अल्लाहबास, अल्लाह का बास। और मैं आपको यह भी बता दूं, एक बहुत गलत इंफॉर्मेशन फ्लोट हुई है इस समय कि इसका कोई रिलेशन अल्लाहबास का दीन इलाही से है, बिल्कुल नहीं। अल्लाहबास, अल्लाह का बास, यानी खुदा का निवास क्षेत्र, इसलिए अकबर ने इसका नाम किया अल्लाहबास। अकबर की क्वाइंस पर भी अल्लाहबास है, लेकिन बहुत जल्दी ये चेंज हो गया और जहांगीर की क्वाइंस पर भी इलाहाबाद नाम मिलता है। तो एक तो जो रिनेमिंग का प्रोसेस है यहां से आता है, और दूसरा जिसमें मुझे विश्वास है, प्राचीन काल में, वैदिक काल में ये जो प्रयाग क्षेत्र है, प्रयाग इतना महत्वपूर्ण नहीं था। प्रयाग का हमें उल्लेख सीधे सीधे नहीं मिलता है। ऋग्वेद कहता है कि सित और असित दो नदियों के बीच में एक स्थान बसा हुआ है। सित मीन्स गंजिस, गंगा, असित मीन्स यमुना। तो सिद्ध और असिद्ध, बिटवीन द सिद्ध एंड असिद्ध, द सिटी इज कॉलोनाइज्ड, दैट इज कॉल्ड प्रयाग। प्रयाग, प्रयाग शब्द का अर्थ यह भी होता है कि जहां पर एक नदी में दूसरी नदी ज्वाइन करती है उसे प्रयाग कहते हैं। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में पंच प्रयाग है, देव प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग वगैरह। तो प्रयाग का नाम इसलिए। अब मैं दूसरी बात एक बता रहा हूं कि ऋग्वेद में रेफरेंस मिलता है 10th मंडल में कि जो ये प्रयाग क्षेत्र है ये बेसिकली कौशांबी का क्षेत्र है। कौशांबी आज की डेट में एक जिला भी है उत्तर प्रदेश का। फतेहपुर के आगे बढ़ेंगे तो कौशांबी मिलता है, तब प्रयाग आता है। और वहां का जो वैदिक काल का राजा है दैट इज नेम्ड पुरुरवा। कौन? पुरुरवा। पुरुरवा राजा था, और जब स्वर्ग से उर्वशी को इंद्र ने फेंक दिया था धरती पर, तो उसने एक कैच कर लिया था एक गेंद की तरह से उर्वशी को, और पुरुरवा और उर्वशी लंबे समय तक लिव इन में रहे भी हैं, और फिर उर्वशी चली गई है, वो एक अलग प्रकरण है। तो पुरुरवा राजा है, और पुरुरवा की जो मां है उनका नाम है इला, और यह स्थान था इलावास, इला का निवास स्थान, रेजिडेंस ऑफ इला, इसलिए कहलाता था इलावास। तो इलाहाबाद शब्द का जो एक एंशिएंट कनेक्शन आ रहा है दैट इज इलावास। तो जैसा प्रखर जी आपने कहा कि मेरी यादों में प्रयाग कम है, इलाहाबाद ज्यादा है। इलाहाबाद एक पूरा ऐसा शहर है जिसने पूरे साहित्य और संस्कृति को जन्म दिया है और आगे बढ़ाया है। महादेवी वर्मा इलाहाबाद में ही रहती थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इलाहाबाद में ही रहते थे,
हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद में ही रहे हैं। ऐसे जाने कितने जो पिलर्स ऑफ लिटरेचर हैं वो इलाहाबाद से थे। फिराक गोरखपुरी का नाम मैं लूंगा, वो इलाहाबाद के थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो मेरी दिमाग में, मेरी स्मृतियों में इलाहाबाद उस टाइम का है, इसलिए मेरे मुंह से अक्सर इलाहाबाद निकल जाता है। मौखिक इतिहास में इलाहाबाद का जो हिस्टोरिकल रेफरेंस हमें मिलता है फर्स्ट, वो बाण भट्ट के हर्ष चरित्र और वेंसांग की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा सीयूकी में मिलता है। इससे पहले कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस नहीं। हर्षचरित बाय बाण भट्ट एंड सीयूकी बाय वेंसांग इसमें मिलता है। और यहां पर यह रेफरेंस मिलता है कि जो उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, हर्षवर्धन, लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, 606 to 647 इसका पीरियड है। इसे अंतिम हिंदू सम्राट इसलिए कहते हैं कि यह प्रयाग की भूमि है जहां पर पहले हिंदू सम्राट हुए गुप्ता डायनेस्टी के लोग, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त और इसके पहले के जो लोग हुए, ये गुप्त सम्राट ही पहले सम्राट है जिन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम वैष्णव धर्म को, हिंदू वैष्णव धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया। वो अनाउंस द वैष्णविज्म एज अ भागवतिज्म एज द इंपीरियल रिलीजन। इससे पहले किसी ने घोषित नहीं किया था। एंड सेकंड इज हर्ष, और दूसरा हर्ष। हर्ष ने शैविज्म को, शैव धर्म को इंपीरियल रिलीजन अनाउंस किया था, राजकीय धर्म घोषित किया था। और हर्ष ने एक तरीका अपनाया था। आफ्टर ए स्पैन ऑफ 5 years, 5 साल के अंतराल पर हर्ष आता था प्रयाग, और तब इलाहाबाद नहीं था, प्रयाग ही था। और यहां पर 75 डेज का एक समिट ऑर्गेनाइज करता था, 75 दिन का एक समारोह होता था, और जिसका नाम था महामोक्ष परिषद। यानी यहां पर फिर से समझिए, कुंभ का जो प्राचीन नाम है वो महामोक्ष परिषद है। और इसमें हर्ष बड़ी मात्रा में डोनेशन देता, दान देता, इतना दान देता था कि उसकी ट्रेजरी खाली हो जाती। और आफ्टर अकम्प्लिशिंग दिस, जब हर्ष लौटता था कन्नौज का राजा था, तो सारी के सारी उसकी ट्रेजरी को फुलफिल कर देते थे उसके फ्यूडल्स। हर्ष अपने कपड़े तक डोनेट कर देता था, फिर अपनी बहन राजश्री से डोनेट किए गए कपड़े पहन करके आता था। क्योंकि कुंभ में दान का सबसे बड़ा महत्व है। जो राशियों का संगम है जिसमें कुंभ हो रहा है, उसमें दान बहुत इंपॉर्टेंट है, डोनेशन। आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ द दान एंड दक्षिणा। ये मनी रिसाइकलिंग का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि धन का चक्रीकरण कैसे हो, फिल्ट्रेशन ऑफ मनी कैसे, सरप्लस मनी बाहर कैसे निकले। ट्रिकल डाउन थ्योरी बाद में आई है, उससे पहले हमारे देश में, भारत में दान और दक्षिणा का महत्व। तो ये दान महोत्सव होता था, सब कुछ दान करता था। और यहीं पर आकर के जो वेंसांग है, जो फॉरेन अकाउंट्स हैं, विदेशी विवरण है, उनमें कुंभ के बारे में फर्स्ट रेफरेंस वेंसांग का है, फाइयान का नहीं है, याद रखिए। इंटरनेट पर कई जगह गलत लिखा हुआ फाइयान, पता नहीं किसने लिख दिया। तो फाइयान नहीं है, फाइयान गुप्ता पीरियड में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय। पहला रेफरेंस है वेंसांग का, जो हर्ष के समय में आया, 629 में आया, 629। तो वेंसांग जो आया था भारत में, वो पहले हर्ष के दरबार में या कन्नौज नहीं आया, वो सीधा चला गया था अशोक। अशोक को समय जो राजधानी है गुवाहाटी, उसको कहते थे दुर्जाया। गुवाहाटी का प्राचीन नाम दुर्जाया। और इस पूरे असद को कहते थे कामरूप।
तो कामरूप असम गया, वहां पर भास्कर वर्मा वहां का राजा था। भास्कर वर्मा हर्ष का फ्रेंड था, मित्र था। उससे हर्ष के बारे में सूचना मिली तो सीधे गुवाहाटी से हर्ष के पास मिलने जो आया है वेदसान, ही केम एट प्रयाग, और ये कुंभ चल रहा था। प्रयाग में कुंभ के समय हर्ष और वेदसान की मुलाकात हो गई। यहां पर एक खास बात समझिए, वेदसान बुद्धिस्ट है, बौद्ध है। वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ लेने ही भारत आया था, बुद्धिज्म सीखने ही भारत आया। हर्ष वेदसान से इतना इंप्रेस होता है कि उस कुंभ में बड़ी मात्रा में हर्ष बौद्धों को डोनेट करता है, बड़ी मात्रा में डोनेशन देता है। हर्ष के समय तक नालंदा एस्टेब्लिश हो चुका था, विक्रमशिला नहीं था। नालंदा से बड़ी मात्रा में भिक्षु आते हैं प्रयाग और हर्ष से दान लेते हैं। पूरे भारत के बौद्धों को दान मिलता है हर्ष से इस प्रयाग के कुंभ में। यमुना चली है यमुनोत्री से, लेकिन यमुना तो 20% ही है ना, अलग से कैसे बहेगी? 80% के साथ में तो मिलना है, इसलिए गंगा में मिलकर के आगे बढ़ती है। और इलाहाबाद प्रयाग के बाद जो नदी आगे बढ़ती है गंगा सागर के लिए, वो गंगा है, और गंगा में ही यमुना समाहित है। ये है इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ इंडिया, यही भारत की संस्कृति है और यही भारत का संदेश है कि तुम कहीं से भी आओ, तुम्हें हम स्पेस देंगे, अपने में शामिल करेंगे, हम तुम में शामिल नहीं होंगे। यही तो कारण है कि हमारा देश, हमारी संस्कृति कभी भी किसी और संस्कृति के प्रभाव में नहीं आई। दौड़े रहा है दुश्मन हमारा, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जो इकबाल का ये शेर है वो आज भी उसी तरीके से जिंदा है और भारत चल रहा है। दुनिया के कितने सारे देशों की संस्कृतियां बदल गई, मिस्र की संस्कृति बदल गई, रोम की बदल गई, ग्रीस की बदल गई, सब बदल गए, लेकिन हम जैसे थे 5000 साल से वैसे ही। आपने एक शेर पढ़ा, दौड़े रहा है दुश्मन हमारा, हस्ती मिटती नहीं। मुझे जब ये नामों के बदलाव की बात आ रही थी तो एक अंग्रेज अधिकारी लैंसडाउन का नाम बार बार जहन में आ रहा था, जो एक क्रूर शासक रहा, उसके नाम पर अभी भी एक शहर जो है। आपने जो इलाहाबाद की बात करी और प्राचीन समय में आप ले गए, और जो है हेन सॉन्ग का जो जिक्र आपने किया, उसके बाद सर अंग्रेजों की जो हुकूमत रही है उस दरमियान जो आपने बात कही कि उस पर जो है पाबंदी जो है लगा दी गई कुंभ के मेले में। क्या कोई ऐसा वक्त समय भी रहा कि जब टैक्स भी लगाया गया कुंभ के मेले में नागरिकों पर? इस पर भी बताएं, अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान। देखिए, अंग्रेजी ब्रिटिश पीरियड में जो रोक लगी है वो 2 बार लगी, 1858 और 1949। 58 में इसलिए लगी क्योंकि 1857 में फर्स्ट रिवॉल्यूशन हो चुका था और नाना धूधू पंत ने, जो कानपुर बिठूल के थे, उन्होंने इन अखाड़ों और संतों में काफी मात्रा में प्रचार प्रसार किया था क्रांति का। और खतरा था कि चूंकि 1858 तक रिकवर कर लिया था ब्रिटेन ने, तो इस रिकवरी के बाद ऐसा ना हो कि यहां पर फिर से स्पार्क क्रिएट हो जाए और क्रांति हो जाए, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बैन किया। लेकिन फिर भी कुंभ हुआ और थोड़ा हुआ, कम लोग आए, लेकिन हुआ। फिर 1942 ऐसा समय है, 1942, जिस समय क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। अच्छा, इन्होंने बहाना क्या बनाया अंग्रेजों ने? इन्होंने कहा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, ऐसा ना हो कि बम्बार्डमेंट हो जाए, जापान बम डाल दे, तो इसलिए कुंभ को रोक दिया। लेकिन हकीकत दूसरी वही थी कि इस समय मूवमेंट चल रहा है, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन, तो कहीं जनता भड़क न जाए और इस प्रकार से फिर से कहीं क्रांति ना हो जाए। और ये काफी स्ट्रिक्ट था कंट्रोल 42 का। ट्रेनें बंद कर दी गई थी, जो लोग आए उन्हें वापस भेजा गया।
काफी कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे। तो जो प्रयाग वाले हैं, प्रयागवाद कहलाते हैं प्रयाग के पंडित, तो प्रयाग वालों ने फिर जाकर के संगम रोज जिसे आजकल कहते हैं वहां से पानी ला करके और दारागंज में गंगा जी में पानी डाला और वहीं पर लोगों ने स्नान करके कुंभ को सेलिब्रेट किया। 18वीं शताब्दी में नवाब बंगश खां था। नवाब बंगश खां वो है जिसने फर्रुखाबाद में अपनी नवाबी कायम की। ये अफगान शासक था और ये जो है रोहिलों से भी मिला हुआ था। तो बंगश खां ने रेड किया, आक्रमण किया इलाहाबाद के ऊपर और यहां पर लूट शुरू की। अब देखिए ये 1754-55 के आसपास की बात, यानी बक्सर बेटिल के पहले की घटना है। इस समय इलाहाबाद पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी थी ये, यानी ये यूपी पूरा आ रहा था, ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था। इसलिए अंग्रेजों ने प्रोटेक्शन के लिए टैक्स लेने की बात कही, लेकिन यहां पर कमाल हो गया। कमाल ये हो गया कि वो टैक्स तो रिकवर नहीं हुआ, लेकिन जो कुंभ चल रहा था उस कुंभ में जो नागा आए थे वो संगठित हो गए और वही एक हाथ में माला और दूसरे में भाला लेकर के बंगश खां की फौजों पर टूट पड़े। बंगश खां भाग गया और इलाहाबाद सेफ हो गया। ये नागाओं की भूमिका भी आती है कि इस तरीके से यहां पर नागाओं ने इलाहाबाद की रक्षा की, क्योंकि ये कुंभ का ही समय था और प्रोटेक्शन टैक्स अंग्रेज मांग रहे थे। अवध के नवाब से कहा था कि आप हमें एम्प्लॉय करिए, हम आकर के आपकी जनता की रक्षा करें और उसके लिए हमें टैक्स दीजिए। नवाब ने प्लान किया था कि वो टैक्स जनता से वसूल करेगा और अंग्रेजों को देगा, लेकिन ये संभव हो नहीं पाया। ये था टैक्स लगाने के कारण जो आपने कहा नागाओं को संगठित और उन्होंने भाला और ये चीजें जो प्रकरण आगे बढ़ा सर, हम लोग क्योंकि सिलसिलेवार चल रहे हैं प्रयाग के नाम से लेकर के और जो कुंभ की शुरुआती परिपाठी आपने बताई और वहाँ से हम अंग्रेजी हुकूमत तक पहुँचे हैं। लेकिन आज़ाद भारत में वर्ष 1954 में भी एक बड़ा हादसा होता है जिसे हम कुंभ त्रासदी के रूप में याद करते देखते हैं। कुंभ त्रासदी का जो वर्णन आता है उसमें क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ और क्या किसकी जवाबदेही थी, किसकी जिम्मेदारी थी, इस विषय में भी हम लोग कुंभ के काले अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। द ब्लैक पार्ट ऑफ द कुंभ। ये 1954 का कुंभ है। इसे कुंभ ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, काला कुंभ के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दैट इज द फर्स्ट कुंभ आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का पहला कुंभ। 47 में हम आजाद हुए और 54 में हो रहा है। इस समय भारत के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उत्तर प्रदेश के सीएम ऑफ यूपी गोविंद वल्लभ पंत और इसी के साथ में जो एसएसपी है कुंभ के, इनका बड़ा खास रोल है, यह है यमुना प्रसाद त्रिपाठी। इस तरह से यह कुंभ हो रहा है। एक बड़ा खास बात है, बड़ा उत्साह है कुंभ को लेकर। कुंभ का उत्साह भारत के लोगों में इतना ज्यादा है कि इसमें 40 लाख पीपल इकट्ठा हुए थे, 40 लाख। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति, उन्होंने 1 महीने तक कल्पवास किया था प्रयाग। और कल्पवास करना बहुत कठिन होता है, बहुत सारे नियम होते हैं इसके, और उसमें खास बात होती है 3 बार स्नान। और जो पहला स्नान होता है वो बिफोर सनसेट, सूर्योदय के पहले होता है, सबसे पहले होता है। 24 आवर्स में 1 मील, शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन, ज्यादातर लोग तो फलाहार लेते हैं, हवन पूजन लगातार। डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद ने जो फोर्ट है इलाहाबाद का, उस किले में रह करके 1 महीने तक कल्पवास किया और सारे नियमों को फॉलो किया, पूरे नियम किए। जहां पर वो रहे प्रयाग फोर्ट में, उस स्थान को आज प्रेसिडेंट्स व्यू कहते हैं, बना हुआ है। हम लोग गए थे, हम लोगों ने वहां पर देखा। तो ये प्रेसिडेंट्स व्यू में यहां पर रहे थे और पीएम नेहरू यानी प्रधानमंत्री नेहरू इतने उत्सुक थे कि एक बड़ा वाकया लिखा मिलता है, डॉक्यूमेंट है इसका, अखबारों में भी छपा, कि जो यहाँ के एसएसपी थे कुंभ मेले के, ये बात है 2 फरवरी 1954 की, मौनी अमावस्या का एक दिन पहले। मौनी अमावस्या जो कल होने जा रही है वो 3 फरवरी को थी 1954। 40 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, उसके एक दिन पहले 2 फरवरी को सवेरे सवेरे जो एसएसपी है त्रिपाठी जी, ये घोड़े पर सवार कड़क वर्दी में कुंभ का निरीक्षण कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। अचानक घोड़ा संगम नोस की तरफ जा रहे हैं, किले की ओर से देखते हैं सामने से एक घोड़ा है, वो भी घोड़ा बड़ा कड़क है, घोड़े का सवार भी बहुत कड़क है, बढ़िया वर्दी। नेहरू जी के कपड़े तो इंग्लैंड में धुल के आते थे। पास में आते हैं तो देखते क्या है, प्रखर जी, त्रिपाठी जी के सामने भारत का प्रधानमंत्री पंडित नेहरू अकेला बिना किसी तामझाम सिक्योरिटी के कुंभ की स्थिति का जायजा ले रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, अकेला घोड़े पर सवार। ये खट से घोड़े से उतरते हैं, सैल्यूट देते हैं, नेहरू जी भी उतर जाते हैं, पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं ठीक है, इंतजाम अच्छा है, तुम भी निरीक्षण। ये भोर का समय, सवेरा नहीं हुआ, सूर्य का उदय नहीं हुआ है, अभी लालिमा ही है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री और कुंभ का एसएसपी निरीक्षण पर। कितनी चिंता है दोनों के अंदर कि सब कुछ ठीक हो, कुछ गलत ना हो। लेकिन वही चीज होती है कि जो नियति होती है वो अलग होती है। नियति पर इसीलिए कहते हैं ना, डेस्टिनी पर किसी का भरोसा नहीं होता है। कौन सी चूक कहां पर क्या घट जाएगी और कैसी हो जाएगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। अगले ही दिन ये दुर्घटना घट गई। इस पर जो आजकल डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, इंटरनेट भरा हुआ है वैसे इस चीज से लेकर के, कई वीडियोस भी वायरल हुए हैं। कुल मिलाकर के ऐसा होता है, कहा यह जा रहा है, मैं कहा जा रहा शब्द कह रहा हूं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में नहीं है। डॉक्यूमेंट में केवल इतना है कि नेहरू जी ने संसद में कबूल किया था, एक्सेप्ट किया था कि मैं वहां था जिस समय दुर्घटना हुई। अब डॉक्यूमेंट जो कहा जा रहा है, जो नैरेटिव बना हुआ है इस समय, वो नैरेटिव यह है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों कुंभ स्नान के लिए जा रहे, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई। एक तरफ नागाओं का जुलूस आ गया है, पहला कुंभ है ना, अभी बहुत सिस्टमैटिक नहीं हो पाया, तो जो नागा साधु है वो एक तरफ से आ गए, बैरिकेडिंग लगा के उनको रोक दिया गया। दूसरी तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है, पब्लिक को रोक लिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सवारी निकल रही। ये लोग जा रहे हैं कुंभ स्नान के, ये लोग निकल जाते हैं और तब फिर बैरिकेडिंग हटती है, दोनों ओर की भीड़ एक दूसरे के सामने आ जाती है, एक दूसरे को कुचलने लगते हैं और उस कुचला कुचली में सरकारी दस्तावेज के अनुसार 300 व्यक्ति, ऑफ द रिकॉर्ड 1000 से 2000 के आसपास लोग कुचल करके मर जाते। ये बड़ी त्रासदी थी, एक बड़ा मामला था, एक बड़ी चीज थी, इसको लेकर के काला कुंभ कहा जाता है। अब इसमें जो लाशें इकट्ठी हुई थी उनको जलाया गया। तो उस समय फोटो जर्नलिस्ट थे एसएन मुखर्जी। एसएन मुखर्जी ने ये फोटो खींची। पत्रकार भी कमाल के लोग होते हैं। एक करंजिया थे जिन्होंने लाइटर से फोटो खींची थी, लाइटर कैमरे से, ब्लिट्स के संपादक। ये एसएन मुखर्जी जो थे, ये एक देहाती बन गए, मोचा डाल करके कैमरा छुपा लिया इन्होंने, और पुलिस ने रोक रखा था, किसी को अंदर नहीं आने दे रही थी जहां पर लाशें जलाई जा रही थी दारागंज में। ये बोले कि मुझे अपनी मां को खोजना है, मेरी मां की लाश इसी में है। रोने लगे, चिल्लाने लगे, और किसी तरह से इनको पुलिस ने छूट दे दी कि भाई जाओ अपनी मां को खोज लो, और ये उसकी फोटो खींच लाए। वो फोटो अखबारों में छपी। इससे प्रमाणित हो। आपने जैसे पूछा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था, इसकी जिम्मेदारी केवल एक ही है, जो प्रशासक की सबसे बड़ी योग्यता होती है,
जो डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो तुम्हारे सिलेबस में भी का कॉन्सेप्ट ये है कि त्रासदी की कल्पना करिए पहले, जस्ट इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ द ट्रेजेडी में अकर, व्हाट काइंड ऑफ द पेंडेमिक में अकर, कैसे कोई महामारी आ सकती है और त्रासदी आ सकती है, तब हम क्या करेंगे। मैं अक्सर तुमसे प्रश्न करता हूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट का छोटा सा नियम है जो मुश्किल से तुम में से 4 से 8 लोग फॉलो कर रहे होंगे कि तुम्हारी जेब में एक बैंडेड भी नहीं होगी, मुश्किल से 4 से 8 लोगों के पास में हो कि आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आपको चोट लग गई, छोटी सी खून निकल आया, तो एक बैंडेड अपने वॉलेट या पर्स में रखने में क्या जाता है, लेकिन लोग नहीं रखते। जापान के लोग हमेशा एक पूरा डिजास्टर बैग तैयार रखते हैं जिसमें कुछ दिन का खाने का सामान, दवाइयां, टॉर्च, स्लीपिंग बैग वगैरह सब कुछ होता है, क्योंकि वहां पर भूकंप आता रहता है, अर्थक्वेक आता रहता है, कभी भी सायरन बजता है और उठ के भागना होता है घर से। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट है। हम डिजास्टर की कल्पना तो करें और फिर देखें कि उसकी रेमेडीज क्या होंगी और उनका इंतजाम करें, तो हम डिजास्टर से बच सकते हैं। हम प्रयागराज की बात करते हुए कुंभ के इतिहास और कुंभ के मैनेजमेंट की जो बात हम इस समय कर रहे हैं, लेकिन इतिहास की दृष्टि से कुछ पक्ष जो है मुझे छूटते नजर आ रहे हैं, उन पर मैं चाहूँगा कि आपसे हम बात करें, क्योंकि जो प्रयागराज है, कुंभ नगरी है, अक्षय वट और बड़े हनुमान जी की बात तो हम आपसे करें, उसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि पातालपुरी, इसके विषय में ये बड़ा मतलब लोगों को जानकारी नहीं थी, क्या कोई पाताल देवी है पातालपुरी, और व्यक्ति कुंवारा होता है, कुंवारा किला, ये भी बड़ा रोचक था। ये कुंवारा किला है, अनुब्याहा किला है, इस शब्द से मैं परिचित नहीं था, ये मैं हाल ही में हुआ, इतना इतिहास पढ़ने के बाद ये टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं। जब किला विजिट जो ऑफिसर हमें करा रही थी, आर्मी ऑफिसर, छोटी सी लड़की थी, उसने कहीं से सीखे थे ये शब्द और उसने हम लोगों को बताया, हंस के कह रही है कि अनमैरिड किला है ये। व्हाट डू यू मीन बाय अनमैरिड? अब चूंकि वो कमीशन्ड ऑफिसर है तो ऐसा भी नहीं कि कहीं इधर उधर से सुन के आए, कैप्टन थी, तो उसने उसके कहने का फिर उसको हमने एक्सप्लेन किया कि हमने अब समझ में आ गया, तुमने पढ़ाने के लिए हमको लिख के दे दिया कि अकबर के बाद में इस किले पर अकबर ने किला बनवाया है, कोई फॉरेन रेड नहीं हुआ है, विदेशी आक्रमण नहीं हुआ है कि किसी ने आकर के इस किले को जीता। हालांकि थोड़ा फ्यूडलिस्टिक टर्म है, अगर मैं फेमिनिज्म में जाऊंगा तो इसके खिलाफ जाऊंगा, मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा, ना ही सपोर्ट करूंगा, लेकिन यहां मुद्दा फेमिनिज्म करें, एक चालू भाषा की बात है। तो ये किला जीता नहीं गया, किसी कोई से जीत नहीं पाया, किसी ने इस पर आक्रमण नहीं किया, इसलिए कुंवारा किला जो अनकॉन्कर्ड फोर्ट, अनमैरिड फोर्ट, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है इसको लोकप्रिय बनाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है। इस किले में एक खास बात है, इस किले में एक अशोकन पिलर, अशोक का स्तंभ है। ये पिलर ओरिजिनली कौशाम्बी में था और कौशाम्बी से इसे कौन लाया इलाहाबाद में पता, कहीं पर रेफरेंस मिलता है कि अकबर लाया, कहीं मिलता है फिरोज तुगलक लाया, उससे पहले कंफर्म नहीं। ये पिलर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर अशोक का लेख है, अशोक की वाइफ कारुवाकी का उल्लेख है। फिर इसी पिलर पर आगे चलकर के समुद्रगुप्त ने अपना इंस्क्रिप्शन लगवाया, वो भी इस पर है, प्रयाग प्रशस्ति भी है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक खास बात, ये भी मुझे पहली बार पता लगा, इतिहास पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ा हो रहा था, मुझे पता नहीं था कि जो पिलर लगा है ये तो है ही नहीं है, असली है, ये फर्जी है, नकली है। वहां पर एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है, नोटिफिकेशन था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्योंकि ये जो वो है पिलर है, ये ओपन नहीं था पब्लिक के लिए, तो कोई यहां पे गए नहीं, किसी ने देखे। उसमें लिखा है कि 1800 में जब यहां पर एक कंस्ट्रक्शन हो रहा था फोर्ट का,
तो ये पिलर डैमेज हो गया, इसके पार्ट्स म्यूजियम में रखे हुए। और जो अशोकन पिलर था उसका एक रिप्लिका माने अनुकृति जेम्स प्रिंसिप ने बनवा करके लगवाई हुई। यानी जो पिलर हमें आज दिख रहा है दैट इज अ रिप्लिका ऑफ अशोकन पिलर व्हिच इज बिल्ट बाय जेम्स प्रिंसिप एंड हैड बीन प्लेस्ड देयर। तो वो रिप्लिका है जो वहां पर लगा हुआ है। जेम्स प्रिंसिप वही है जिसने अशोक के अभिलेखों को पहली बार दिल्ली टोपरा को पढ़ा। तो ऐसा यहां पर पिलर है। फिर इसके बाद में पातालपुरी मंदिर है। पातालपुरी मंदिर में जनश्रुति है कि वनवास यात्रा में प्रभु श्री राम जी यहां पर आए। यहां पर अक्षय वट का एक रिप्लिका, वुडन रिप्लिका भी लगाया गया है, उसके भी लोग दर्शन करते हैं। और इसके अलावा यहां पर 46 मूर्तियां हैं, 46 मूर्तियां हैं विभिन्न देवताओं की जिनको स्थापित किया गया है। पातालपुरी नाम इसीलिए है कि उसी पाताल लोक यानी अहिरावण के लोक का रिप्रेजेंटेशन इसमें देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, आपने कुंभ के विषय में जो बात कही उसमें आस्था और विश्वास की बात तक आप पहुंचे। जहां तक आस्था और विश्वास की बात है वो व्यक्ति का निजी मत भी होता है और उसमें एक जो है जो बचपन से हम सीखते समझते आए, जो परंपराओं ने और परिवार ने हमें सिखाया, उसकी नींव भी होती है। कुंभ स्नान से मुक्ति प्राप्ति की मान्यता जो जुड़ी है वो लोगों के मन में इतनी मजबूत है कि जब भी 6 वर्ष और 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है तो बड़ी तादाद में लोग प्रयाग का रुख कर लेते हैं जी। तो इसके पीछे, इतनी मजबूत आस्था के पीछे अतीत का कोई दैवी किस्सा कहानी जुड़ा है क्या, और इसके विषय में बताएं। और इसमें जो आपका जो पक्ष था धार्मिकता या जो इसमें भीड़ तंत्र की जो बात आप कह रहे थे, इस विषय पे हम प्रखर जी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया, आपके मन में भी होगा। देखिए, एक तो पहला पॉइंट यह है कि कुंभ इज द बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड, स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस। आप किसी भी जगह पर देख रहे होंगे कुंभ को विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला कहा जा रहा है, धार्मिक नहीं। उसका एक तो डॉक्यूमेंटल एग्जाम्पल यह है कि यूनेस्को ने 2017 में जो कुंभ को अनाउंस किया वो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ये देखिए कितना बढ़िया शब्द है, इंटेंजिबल यानी अमूर्त। अमूर्त का मतलब जो मूर्त नहीं है, जो विजुअल नहीं, जिसमें किसी प्रकार का रूप रस गंध आकार प्रकार नहीं। यूनेस्को ने भारत की कुल मिलाकर के 15 प्रैक्टिसेस को अपनी यूनेस्को लिस्ट में लिया है, 15 प्रक्रियाओं को लिया है और 15 में से एक ये कुंभ है। और यूपी से अगर देखें तो दूसरा रामलीला है जिसका केंद्र बनारस। अब ये आध्यात्मिक क्यों है और इसका मुक्ति का कनेक्शन क्या है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहली बात तो ये कि आध्यात्मिक क्यों, आध्यात्मिक इसलिए है कि ये जो करोड़ों लोग आ रहे हैं कुंभ में और हर कुंभ में आए हैं, ये किसी मंदिर की वर्शिपिंग के लिए नहीं आए। बड़े हनुमान जी के दर्शन या अक्षय वट के दर्शन के लिए आना हो तो कभी भी आ सकते। ये तो सब्सिडियरी है, सहायक तत्व है। आए हैं तो यहां भी देख लो। मुख्य आकर्षण तो संगम नोज है, संगम के जल का स्नान है और एक अनुभूति है कि हम कुंभ में गए। ये जो फीलिंग है, फीलिंग का मतलब होता है इमोशनैलिटी, जो भावनात्मक जुड़ाव है, यही आध्यात्म है। गॉड पार्टिकल कहा गया साइंस में कि कोई है जिससे समस्त सृष्टि का संचालन हो रहा है। ऑल ऑफ द यूनिवर्स इज अंडर प्रोसीजर। हु इज डूइंग दिस? तो देयर इज अ सम टाइम ऑफ पावर, एक शक्ति है। उस शक्ति को जो नास्तिक होते हैं वो प्रकृति कहते हैं, नेचर कहते हैं।
और जो आस्तिक होते हैं, थीज होते हैं, वो से ईश्वर कहते हैं। बस इतना ही सा फर्क है। तो कुंभ के बारे में ये अनुभूति है, आस्था है, ये बिलीफ है कि यहां पर स्नान करने से इस मुहूर्त में हमें मुक्ति मिल जाएगी और हम स्वतंत्र हो जाएंगे। इस अनुभूति को लेकर के ही यहां पर आते हैं। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। शंकराचार्य का अद्वैत, शंकराचार्य की जो 4 पीठे हैं, वहां मंदिर नहीं है, वहां मठ है, वहां एब्स्ट्रैक्ट की वर्शिपिंग है, अदृश्य की उपासना है। यह अलग बात है कि बाद में वहां मंदिर भी बन गए, वो एक अलग चीज है। शंकराचार्य के 4 धामों के अपने शंकराचार्य के कोई मंदिर नहीं। इसीलिए शंकराचार्य ने इस मोनेस्टिक कनेक्शन के कारण साधुओं को यह निर्देश दिया कि आप यहां आइए और यहां पर स्नान करके, कल्पवास करके, गंगा की रेती में, इसके कछार में यम नियम प्रत्याहार का पालन करते हुए 1 माह तक बिताइए, जिससे कि आपके अंदर, हमारे अंदर परिशुद्धि होगी। इसलिए ये मुक्ति का महासंगम है। मुक्ति का मतलब टोटल सॉल्वेशन से नहीं है, मोक्ष से नहीं है। यहां पर नहाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि हमारी आत्मा सीधी उड़ जाएगी और परमात्मा में जाकर के मिल जाएगी और हमारा शरीर पड़ा रह जाएगा। ये नहीं है, इसका सिंबॉलिक स्वरूप है। इसीलिए मुक्ति का महापर्व है। हमें अपने पशुत्व से ऊपर आने का एफर्मेट करना, संकल्प लेना और आगे बढ़ना, ये इसका मूल आधार है। मनुष्यता से मानवता की ओर आपने कहा, और ये मुक्ति के लिए प्रयासरत है। यहाँ तक स्नान की जो बात है, इसमें सर अमृत स्नान का जिक्र आता है। अमृत स्नान तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई मुक्ति की बात है, अमृत स्नान है, लेकिन उसको शाही स्नान भी कहा जाता है। जब शाही स्नान कहा जाता है तो वो बड़ा लग्जरियस सा फील होता है वर्ड कि भाई शाही स्नान है। और इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न हमारा ये भी है, जो मैं इसमें कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, कि आपने जो मत अभिव्यक्त किया कि ये आध्यात्मिक मेला है, धार्मिक कम है, आध्यात्मिक उससे ज्यादा है। तो ऐसे में आपकी ड्राफ्ट में 6ठा पॉइंट जो है कि संतों के लिए राजश्री वैभव की आवश्यकता क्यों है, इन दोनों विषयों पर भी आप बताएं। यहां पर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है जो इससे रिलेट करता हो तो वो पूछ लीजिए। हाँ सर, अमृत स्नान 3 दिन का होता है, तो सर 3 पर्व होते हैं। हाँ, तो वो सर, और उसमें पहला जो स्नान होता है वो नागा साधु ही करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि कौन करते हैं? नागा साधु। पहला स्नान नागा साधु ही क्यों हाँ। करते हैं, और उसके बाद ही कोई संत स्नान या बाकी लोग स्नान करते हैं, तो ऐसा क्यों? ठीक है, हम इसको रिलेट करते हैं जहां से शुरू कर रहे हैं। आपका प्रश्न इसी में उत्तर मिल जाएगा। अभी हम लोग नागा पे आ रहे हैं, अखाड़े पर, और उस पर फिर बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो शाही स्नान, जैसा प्रखर जी आपने कहा, और शाही स्नान का नाम बदल करके इस बात से कर दिया गया अमृत स्नान, क्योंकि शाही पर्शियन शब्द है और हमारी संस्कृति में फिट नहीं बैठता, इसलिए हमने उसको बदल दिया और शाही की जगह अमृत स्नान शब्द लिया। हम ये जो संत है, और संतों का दूसरा पार्ट है नागा। नागा सभी में नहीं होते, कुछ अखाड़े में। ये अपना जो जीवन जीते हैं, रूटीन सामान्य जीवन, ये जो है वो एस्थेटिक लाइफ होती है, तपस्वी जीवन होता है। जो रूटीन तरीके से हमारी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ है, वो इनकी नहीं है। ये तपस्वी जीवन जीते हैं। आप ये सोचो कि हमारा भारत देश जो है बड़ा शांति प्रिय देश है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, यद्यपि इसका हमने आज तक प्रयोग नहीं किया। इसका उद्देश्य क्या है? कि हमें यह दिखाना है कि हमारे पास है, शक्ति है, ताकत है, पावर है, विध्वंस की शक्ति है, डिस्ट्रक्शन पावर है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। मानवता की रक्षा के लिए हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। यही तो हम बताना चाहते हैं। यानी प्रवृत्ति में निवृत्ति का एहसास
और निवृत्ति में प्रवृत्ति का एहसास। हमारे पास है लेकिन हम प्रयोग नहीं करें। तो ये वैभव का प्रदर्शन इसीलिए है कि हम इतने सक्षम हैं कि हम हाथी घोड़ा सोना चांदी सब अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सन्यासी हैं। इन सब के संदेश देने के लिए अब सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है, उसके मन में तो यही आता है कि भाई जब आप बाबा जी हैं तो आप BMW पे काहे बैठे हुए हैं। प्रश्न यह है कि BMW है लेकिन नहीं है भी और नहीं भी है, नहीं भी और है भी, स्याद अस्ति स्याद नास्ति नास्ति अस्ति तिचा। और इसमें जो शंकराचार्यों की अखाड़ों की परंपरा जब शुरू हुई, उसमें कितने अखाड़े उन्होंने बनाए, उसका क्या योजना थी, शंकराचार्य जी का ये पक्ष आप बताएं। और इसी में सर जो क्योंकि नागा साधुओं पर भी बात, इसी में आ जाए, इसी में बताएं कि उनका भी कोई उन्होंने बैटल लड़ी धर्म रक्षा के लिए, या अभी कुछ दिनों पहले जो कुंभ में नागा साधु तमाम जगह से आए हुए दिखते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, कहाँ लुप्त हो जाते हैं, ये दोनों विषयों पर। शंकराचार्य जी ने, आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 788 AD का है केरल कलादी गांव में। उन्होंने दशनामी संप्रदाय बनाया। कहीं पर रेफरेंस मिलता है कि शंकराचार्य ने 4 अखाड़ों की स्थापना की, कहीं पर मिलता है 7 की। ये थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ रेफरेंसेस। फिलहाल अखाड़ों की स्थापना की परंपरा उन्होंने ही शुरू की। आपने और एक बात बताई थी शंकराचार्य जी के अलावा, नागा साधुओं। अच्छा ठीक है, नागा, क्या उन्होंने कोई बैटल लड़ा? हाँ ठीक है, वो तो आगे आ जाते हैं। अब क्या हुआ कि आज के समय में 13 अखाड़े, अब हम लोग बात कर रहे हैं अखाड़े की। आज के समय में 13 अखाड़े हैं, कहीं कहीं इसकी संख्या 14 दे देते हैं, वो भ्रम है उनका। 14 नहीं है, 13 है। 13 ऐसे हैं, 7 शैव अखाड़े, यानी शिव को मानने वाले। 3 वैष्णव अखाड़े और 3 उदासीन अखाड़े। उदासीन जो है पहले सिखिज्म का पार्ट थे, लेकिन बहुत जल्दी सिखिज्म से अलग हो। तो 7, 3, 10, 3, 13। अब इसमें क्या है कि पिछले कुंभ में 2019 में किन्नर अखाड़ा स्थापित हुआ था लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अध्यक्षता। तो उसे 14वां अखाड़ा कह करके बोला गया, लेकिन वो 14वां अखाड़ा नहीं है। उसका कारण है क्योंकि वो जूना अखाड़े का ही पार्ट है। अखाड़े में मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, इसीलिए तो छावनी कहते हैं। सैनिक प्रशिक्षण होता है, तलवार चलाना, भाला चलाना, जब गन्स आ गई तो गन्स को चलाना, लाइसेंस है इनके पास। ये ट्रेनिंग होती है, युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती है कि जरूरत पड़ने पर आप युद्ध करें। अगर ये अखाड़े नहीं होते, ये भी आप समझ लीजिए, तो भारत में जितने मंदिर बच गए हैं उतने भी ना होते। यह भी बड़ी स्पष्ट बात है। ये अखाड़ों का खौफ था, क्योंकि अखाड़े हर जगह नहीं है। जहां जहां अखाड़े थे वहां वहां मंदिर बचे। अखाड़ों ने युद्ध किए। कनखल में युद्ध हुआ बहुत बड़ा अखाड़ों का और विदेशियों का, कनखल हरिद्वार में। तो इसलिए अखाड़ों को बड़ी पॉजिटिव दृष्टि से देखना चाहिए। इन पर इस समय अरबों की संपत्ति है और उस संपत्ति का प्रयोग जो हो रहा है, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, स्कूल्स चल रहे हैं, तमाम प्रकार की लोक सेवाएं ये लोग संचालित करते हैं। जब विभिन्न प्रकार की जो पेंडेमिक्स आती हैं, उनमें सहायता करते हैं, मदद करते हैं। क्योंकि हमारा देश तो जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि बहुत जल्दी पता नहीं लग पाता कि कौन क्या कर रहा है। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज इनकी चल रही हैं, उनको ये फंडिंग करते हैं, फाइनेंस करते हैं। कुछ नहीं तो आप वात्सल्य ग्राम जाकर के देख लीजिए, रितंबरा जी का जो वृंदावन में, वो कहते हैं लड़की को मारो नहीं, फेंको नहीं, अगर तुम्हारे पास बोझ है तो हमें दे जाओ, हम उसे सुसंस्कृत और परिष्कृत करके आदर्श नागरिक भारत का बनाएंगे।
और कितनी सारी बच्चियां वहां पर पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ये धर्म का ही तो सामाजिक स्वरूप है, ह्यूमन फेस ऑफ द रिलीजन। ये एक बात नहीं है। 15-15, 20-20 हजार रुपए के शुल्क में ओपन हार्ट सर्जरीज हो रही है लोगों की इन अखाड़ों के द्वारा चल रहे हॉस्पिटल्स में, जिसका पैसा 10 से 15 लाख रुपए होता है। आम आदमी ओपन हार्ट करा रहा है, कैंसर का इलाज हो रहा है। ये सब धन यहीं जा रहा है। ये एक रिसाइकलिंग है पैसे की। अखाड़ों में पैसा आता कहां से है? राजाओं ने, महाराजाओं ने, सेठों ने इनको फंड किया है, जमीनें दी हैं, उनसे जो है लिक्विडिटी आती है, धन आता है, कुछ चढ़ावे का पैसा भी आता है, लेकिन वो सब रिसाइकिल हो रहा है। वो समाज के हित में आगे जा रहा है, समाज की भलाई के लिए आगे जा रहा है। इसी प्रकार से ये चल रहा है। ये आईएएस के इंटरव्यू देने लोग जाते हैं, मैं उनको भेज देता था ऐसी अखाड़ों वाली जगहों पर कि सब बहुत परेशान है, कमरा नहीं मिल रहा, कहां रहे, बहुत महंगा मिल रहा है। हम नकस 40 रुपए रोज खर्च करोगे, हासिल कर लेंगे, इसमें क्या है? जाओ, ये पता, ये स्लिप लो, जाओ वहां ठहर जाओ। बढ़िया सिंगल रूम मिल गया, अटैच लेटरिन बाथरूम है, सब कुछ है, खाना भी फ्री मिल रहा है। रह रहे कितने में? 40 रुपए रोज। आराम से पढ़ो बेटा, जाओ। ऐसे कितनों का भला हो जाता है। आप तिरुपति बालाजी जाते हैं, कमरा लीजिए, कितना 70 रुपए का मिल रहा है। एसी रूम 140 रुपए का मिल रहा है। मिलेगा किसी होटल में? खाना अलग से मिल रहा है। कोई पात्रता? कुछ नहीं, कोई भी सामान नहीं मिल रहा। एनीवन, इसलिए कोई पात्रता नहीं। ये तो जो स्लिप हम दे देते थे इसलिए कि लोग जानते नहीं, बताने के लिए कि वहां चले जाओ, ये पता है, ये जगह है। दिल्ली में पहाड़गंज रेलवे स्टेशन के सामने, वहां पर बने उदासीन अखाड़ा है। हार्ट का जो इलाज कराने आते हैं, जिनको जगह नहीं मिलती है, हार्ट एंड लंग सेंटर है उसी के बगल में, वो सब मरीज उसी में ठहरते हैं। हम तो डर के मारे जाते नहीं। ठीक है, उसी में पहले आईएएस का चलता था, संकल्प का इंस्टीट्यूट, अब ट्रांसफर, अब सनातन धर्म मंदिर में चला गया। आम आदमी सर कैसे पहुंच पाए ये भी बता दी, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं उनमें जिज्ञासा आम आदमी जरूर आप खोज लीजिए, इनमें से जितने भी धर्म के केंद्र हैं, इन सभी में रुकने ठहरने का सबके जगह पर इंतजाम है। रूम से भोजन है, लगभग निःशुल्क रहता है। अगर कहीं पर होता भी है तो थोड़ा बहुत होता है। जैसे श्री अरविंदो आश्रम है दिल्ली साउथ में, इतने पॉश इलाके में, आईटी के सामने, वहां भी ऐसे सस्ते कमरे मिल जाते। चलिए अब लास्ट में नागा पे आ जाते हैं, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। आप प्रश्न जरूर पूछ लीजिए। हाँ, इसी पर है तो पूछ लीजिए। हाँ, First question is role and contribution of women in akhada, and the second question is कि what is the difference in the form of ancient akhada and today's form of akhada? कहते हैं ना कि घर में एक आध बेटी का होना बहुत जरूरी होता है। केवल लड़के लड़के अगर है तो बड़ा रूखा सूखा घर हो जाता है, परिवार हो जाता है। बेटियां जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वही उस पूरे परिवार का मुख्य आधार बनती है। इस तो आश्रमों में यानी अखाड़ों में भी महिलाएं हैं और उसी प्रकार के प्रोटोकॉल्स का पूरा करती है और एक संतुलन स्थापित होता है सभी प्रकार। और दूसरा तुमने पूछा था कि महिलाएं Contribution, role and कंट्रीब्यूशन तो हो गया ये, और क्या पूछा था? difference between ancient नहीं, डिफरेंस कोई नहीं है। अखाड़े जिस रूप में बनाए गए थे उसी रूप में आज चल रहे हैं, क्योंकि इन सब चीजों में ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ट्रेडिशंस को आसानी से ब्रेक नहीं किया जाता है, बदला नहीं जाता है। तो चलो, मठ और अखाड़ा एक ही चीज होती है कि इन दोनों में कोई मतलब अलग अलग होता है, कोई अंतर ठीक होता है, है? ठीक है। देखिए क्या होता है कि मठ शब्द जो है वो बुद्धिज्म से क्रिएट हुआ है। बौद्ध धर्म जब आगे बढ़ा है तो बौद्ध धर्म को भी बहुत सारा डोनेशन मिलता था, अनुदान मिलता था। तो मठ शब्द वहीं से आया और जो बौद्ध पूजा केंद्र है उसे मठ कहते हैं। तो जो अखाड़े का हेडक्वार्टर होता है उसे मठ कहते हैं। ठीक है, हाँ। नागा साधु और सन्यासियों में डिफरेंस क्या होता है? नागा साधु में और सन्यासी में डिफरेंस क्या है? ठीक है, बैठिए। तो पहले तो एक बात समझ लीजिए कि जो अखाड़े हैं 13
13 अखाड़ों में केवल जो 7 अखाड़ाज हैं शैव, उन्हीं में नागा साधु हैं। वैष्णव और उदासीन अखाड़ों में नागा नहीं। ठीक है, जो नागा साधु 7 अखाड़ों में है, इसमें जूना अखाड़ा, महापरिनिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा। इन 7 अखाड़ों में नागा है और इसी नागा स्वरूप में, नग्न स्वरूप में ये रहते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते हैं, लेकिन ये समाज से कुछ मांगते नहीं, ये भिक्षा मांगते हैं। एक नागा एक दिन में अधिकतम 7 लोगों से भिक्षा ले सकता है बस। अगर किसी ने मना कर दिया तो वो काउंट हो जाएगा, छोड़ो, बोले नहीं चाहिए। ये अपने अखाड़ों में साधना में रहते हैं और केवल कुंभ में, प्रयाग में आए और स्नान भी ये 3 ही करते हैं, पूरे 6 नहीं करते। महिलाएं भी नागा है, लेकिन वो वस्त्र धारण करती है मर्यादा के कारण। हाँ, जब वो अपने साधना केंद्रों में होती है, पहाड़ों में या जंगलों में, गुफाओं में होती है, तो वस्त्र रहित भी रहती है, लेकिन वो उनका अपना गुप्त निवास होता है, वो किसी का उससे कोई लेना देना नहीं। अघोर अलग, अघोर पंथ जो है वो अलग है, वो नागा से रिलेटेड नहीं है। यस, इधर पूछिए। सर, श्री पंच दशनाम अच्छा, पंच दशानन, हाँ। तो सर इसकी मतलब जो मतलब ये सर कुंभ मेला में बहुत पहले का ही पार्ट रहा है, तो सर इसकी पवित्रता को मेंटेन करने के लिए एक ट्रेडिशन चली थी, छड़ी यात्रा। तो सर इसका क्या सिग्निफिकेंस है और मतलब ये क्यों चली? छड़ी यात्रा में होता है, छड़ीदार वो कहलाता है जो सब उसको लीड करता है, लीडर होता है जो आगे चलता है। हिस्टोरिकल इसलिए कहा जाता है कि ये प्री शंकराचार्य पीरियड का, ये 6वीं शताब्दी का अखाड़ा है, क्योंकि शंकराचार्य जी का समय 788 के बाद से शुरू होता है, 788। प्रयागराज को तीर्थ राज क्यों कहा गया है, जबकि तीर्थों में तो प्रयाग शामिल नहीं है? इसलिए बताया कि तीर्थ तो वो है, ये तीर्थ का मतलब होता है मार्गदर्शन। तीर्थ का मतलब है टॉर्च में मार्गदर्शक। तीर्थों में, तीर्थ तो ये चारों हैं, उज्जैन भी है, हरिद्वार भी है, नासिक भी है और प्रयाग भी है। और राज क्यों है वो हमने आपको बताया ही शुरू में कि यहाँ पर जो ब्रह्मा जी वाला कॉन्सेप्ट है और नदियों के संगम वाला है, इसलिए राज है। ये यूपी के पीसीएस के बोर्ड का बड़ा लोकप्रिय प्रश्न है और अक्सर इंटरव्यू पीसीएस के लिए पूछते हैं कि तीर्थ, प्रयाग को तीर्थ राज क्यों कहा जाता है। यस सर, जैसे अभी हमने जाना कि महाकुंभ प्रयागराज में क्यों मनाया जाता है, तो सर जब हम अर्ध कुंभ की बात करते हैं तो वो प्रयागराज और केवल हरिद्वार में मनाया जाता है। सर क्या चीज? अर्ध कुंभ नासिक में भी है, नासिक में और क्षिप्रा के किनारे उज्जैन में। महाकुंभ में कुंभ शब्द का सर अर्थ क्या? कुंभ का मतलब है कलश, घड़ा। जब अमृत मंथन हुआ तो उसमें से, जब समुद्र मंथन हुआ तो उन रत्नों में जो निकले, उसमें जो अमृत था, नेक्टर, वो एक कलश में था, घड़े। घड़े को ही कहते हैं कुंभ। इसी तरह हाँ जी। शाही स्नान में कौन से ये होते हैं, ये अखाड़ा, इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, सभी करते हैं। उनका वो अखाड़ा परिषद है, वो उनका क्रम निर्धारित कर देती है कि पहले कौन जाएगा, फिर कौन जाएगा और कौन जाएगा, इस तरीके से कौन कितनी दूरी पर चलेगा ये भी तय कर देते हैं। और कोई? सर, वो अक्षय वट में जो बोर्ड लगा है उसमें सर लिखा है श्रीमद् भगवद गीता का साक्षी। तो सर जो अक्षय वट है उसका मतलब श्रीमद् भगवद गीता से क्या कनेक्शन? उसका मतलब ये कि चूंकि विष्णु भगवान जो है उसी में जन्मे थे, वहीं से उनका जन्म शुरू हुआ। वटस्य पत्रस्य पुलकेशियानम। और श्रीमद् भगवद गीता किसका है? कृष्ण का। मतलब उससे आप ये ना समझे कि श्रीमद् भगवद गीता की रचना हुआ। सर जो नागा होते हैं उनको शिव का ही अंश बोलते हैं। हाँ, तो सर वो तो ऑलरेडी मतलब सब कुछ त्याग कर यहाँ पर जाते हैं, तो वो तो सर ऑलरेडी मुक्ति के मार्ग पर होते हैं, तो सर वो कुंभ में आकर स्नान क्यों? अपने को रिवाइव करते हैं।
भाई भाई देखो कितनी भी जो भी चीजें उस पर रिचार्जिंग जरूरी है ना, रिचार्जिंग नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, इसीलिए आते हैं भाई। हम एक बार खाना खाते हैं फिर क्या कुछ खाते ही नहीं है ना, तो इसलिए रिचार्जिंग के लिए आते हैं। सर ने ये महसूस किया कि फिल्म के क्षेत्रों से, तमाम क्षेत्रों से कई ऐसे लोग जो शादीशुदा थे या डिवोर्स हो गया, अविवाहित है, वो आए अखाड़ों में, उनकी स्वीकृति हुई। आप क्योंकि कई दशकों से सिविल सेवा से तमाम IAS अधिकारी, सिविल सर्वेंट तैयार कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा अधिकारी भी रहा है जो कभी किसी अखाड़े में शामिल हुआ हो? ये तो बड़ा बढ़िया प्रश्न है कि क्या कोई ऐसा अधिकारी रहा हो जो किसी अखाड़े में शामिल हुआ हो। नहीं, मेरा तो कोई स्टूडेंट आज तक अभी नहीं मिला है। अब कहीं कहीं मिल जाए, कोई किसी कुंभ में जाए और पता लगे क्या करे हम तो आपसे पढ़े हुए हैं, तो अलग बात है। लेकिन एक IPS ऑफिसर हुए, क्या नाम था उनका, इलाहाबाद में राजरूपपुर में रहते हैं, और वो जरूर राधा हो गए थे और स्त्रीण संप्रदाय के सदस्य हो गए थे। IG पंडा, IG पंडा, तो वो जरूर हुए थे। कुछ और लोग भी होंगे, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स में से अभी तक कोई नहीं है, क्योंकि उनकी भी एक लंबी श्रृंखला है ना भाई। 32-34 वर्ष हो गए पढ़ाते हुए। और इस कार्यक्रम से, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपके पास लेकर के आए, जिसमें तर्क तथ्य के अलावा वो जानकारियां भी हों जो कि अन्य स्रोतों के माध्यमों से इतनी गुण तरीके से आपको नहीं प्राप्त होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। जनमानस न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।